आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो आज अपन स्टडी करेंगे इस चैप्टर की। तो हम दैनिक जीवन में जनरली जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको यूज़ करते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेरक्षकों का। इसके अलावा जैसे कृषि का क्षेत्र है उसमें अपन जो कीटनाशी होते हैं उनका यूज़ करते हैं, कीटनाशियों का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन जब बीमार होते हैं तो जो हम ड्रग्स या औषधि लेते हैं उन सभी में केमिस्ट्री के जो रसायन है ना वो यूज होते हैं। तो दैनिक जीवन में रसायन में अपने 10th के सिलेबस में 3 प्रकार के रसायन मुख्य रूप से अपने सिलेबस में है। एक तो अम्ल, दूसरे क्षार और तीसरे लवण। अम्ल को इंग्लिश में अपन एसिड बोलते हैं, क्षार बेस और लवण सॉल्ट। हम जनरली छोटी क्लास में पढ़ते हैं एसिड के बारे में कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको एसिड कहा जाता है। रियल में एसिड शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है और एसिडस का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है खट्टा। मीन्स जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हीं को एसिड कहा गया। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टे से होता है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको अम्ल कहा गया था। जो नीला लिटमस पत्थर होता है उसको यदि अपन अम्ल में डुबोते हैं तो उसका रंग ये लाल कर देते हैं। इसी प्रकार से क्षार या बेस जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जिनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, और जो छूने पर चिकने होते हैं, साबुन जैसा स्पर्श इनका होता है, तो उनको क्या कहा गया था, क्षार कहा गया था। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्थर को जो है वो नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अपन एग्जांपल लें, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये इसके एग्जांपल हो गए। क्षार के एग्जांपल अपन लें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि। अब अपन लवण की बात करते हैं। कोई भी अम्ल जो है उसमें अपन क्षार मिला दें तो लवण का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है। किसी एसिड की बेस से रिएक्शन करवाएं, अभिक्रिया करवाएं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ओके, जैसे अम्ल लें अपन HCl, क्षार लें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ लवण कौन सा बनेगा, हम सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड। और H और OH क्या बन जाएगा, H2O, जल बन जाएगा। ओके, तो हम इस चैप्टर में पहले एसिड के बारे में, फिर बेस के बारे में और फिर सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो अम्ल कौन से होते हैं, क्षार कौन से होते हैं, इनको डिटेल में समझाने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने विचार, अपनी अवधारणाएं या यूं कह दूं अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। तो अम्ल और क्षार की जो संकल्पनाएं हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए अम्ल, क्षार, अवधारणाएं, अम्ल क्षार अवधारणाएं जो हैं इनमें फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे आर्रेनियस अवधारणा की। फर्स्ट इसमें है आर्रेनियस अवधारणा, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। मीन्स आर्रेनियस के अनुसार अम्ल किसको कहेंगे और क्षार किसको कहेंगे, इसकी अपन स्टडी करेंगे। तो देखो आर्रेनियस ने बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी बताई, अपने विचार प्रस्तुत किए। कैसे, जो पदार्थ जल में आयनित होकर
जो पदार्थ जल में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन दें, हाइड्रोजन आयन जिसको H पॉजिटिव से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन आयन दें, उनको अम्ल कहा गया। और जो पदार्थ जल में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन दें, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव दें, उन पदार्थों को इस अवधारणा के अनुसार क्षार कहा गया। मैं रिपीट कर रहा हूं आर्निस अवधारणा को। जो पदार्थ जल में आयनित या वियोजित होकर के H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन दें, उनको इस अवधारणा के अनुसार अम्ल कहा गया। और जो पदार्थ जल में आयनित होकर के OH नेगेटिव आयन अर्थात हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन दें, उनको क्षार कहा गया था। जैसे एक पदार्थ है HCl, इसको हम जल में घोलेंगे, जल में घुल जाता है और जल में घुलने के बाद ये वियोजित या आयनित होकर के H पॉजिटिव आयन देता है। दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे H2SO4 एक पदार्थ है, इसको हम जल में घोलें, H2SO4 को अपन जल में घोलें तो ये भी H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार से HNO3 है एक पदार्थ, इसको जल में घोलें तो ये भी H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में टूट जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH फॉर्मूला होता है, इसको अपन जल में घोलें तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, CH3COO नेगेटिव और दूसरा H पॉजिटिव। इसी टाइप से जैसे H2CO3 को जल में घोलें तो ये H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये सारे पदार्थ हैं। पदार्थ किस में घोला, जल में, क्या हो गए, आयनित, और क्या दे रहे हैं भैया, H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। तो मीन्स ये सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, एसिड या अम्ल कहलाएंगे। अब अपन क्षार की बात करते हैं। तो जो पदार्थ जल में आयनित होकर के OH नेगेटिव आयन देते हैं, उनको अपन ने क्या बोला है, क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलें तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में टूट जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को हम जल में घोलें तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में टूट जाएगा। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH, इसको जल में घोलें तो ये NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो ये सारे क्या हुए पदार्थ, किस में घोला अपनों ने, जल में। तो आयनित या वियोजित होकर के ये कौन सा आयन दे रहे हैं भाई, OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं। और इस अवधारणा के अनुसार जो OH नेगेटिव आयन दें उनको क्या बोला जाएगा, क्षार बोला जाएगा। तो ये सारे पदार्थ क्या हैं भाई, क्षार हैं। ठीक है, तो आर्निस अवधारणा के अनुसार ये सारे तो क्या हुए, अम्ल, और ये सारे क्या हो गए, क्षार हो गए। अब देखिए यहां अम्ल जल में कौन सा आयन दे रहा है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यानी ये जल में दे रहा है, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। रियली जो H पॉजिटिव आयन है ना, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये जल में इस रूप में कभी नहीं रहते। तो जल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, H2O, और अम्ल ने कौन सा आयन दिया, H पॉजिटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव आयन जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेंगे, H3O पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव ऐड करोगे ना तो हाइड्रोजन 2 हैं और एक ये 3 हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा ऑक्सीजन पर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है,
अम्ल जल में जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है, जो जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव। इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखना, अम्ल जो H पॉजिटिव आयन देता है वो जल के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जल में H पॉजिटिव आयन हमेशा किस रूप में रहते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए और इसको ध्यान में रखते हुए अपन अम्ल को जल में घोलें तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसको किस में घोला हमने, जल में। तो देखिए क्या होगा, ये क्या देगा, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव और H2O, H पॉजिटिव और H2O क्या बना लेंगे, H3O पॉजिटिव। तो यहां क्या बचेगा, Cl नेगेटिव। तो इस समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। याद रखना हमेशा एसिड जो H पॉजिटिव आयन देता है वो जल के साथ रिएक्शन करके हमेशा हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। ठीक है, आर्नियस ने अम्ल और क्षारों का वर्गीकरण भी किया। देखो जैसे कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनको जल में डालेंगे तो वो पूरे के पूरे अपने आयनों में टूट जाते हैं, और कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनको अपन जल में डालेंगे ना तो उनका कुछ भाग ही आयनित होता है, शेष भाग जैसा था वैसा रह जाता है। इसी प्रकार से क्षार कुछ ऐसे होते हैं जिनको जल में डालेंगे तो जितनी मात्रा थी वो पूरी की पूरी आयनों में टूट जाती है, और कुछ क्षार ऐसे भी होते हैं जिनको जल में डालेंगे तो कुछ भाग तो इसी रूप में ही रहता है और कुछ भाग आयनित हो जाता है। तो इस आधार पर आर्नियस ने अम्ल और क्षारों का आगे वर्गीकरण किया था। ठीक है, अब हम उनकी स्टडी करेंगे। तो अब अपन स्टडी करेंगे अम्ल और क्षार का वर्गीकरण किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार। तो अम्ल जो हैं उनको इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो प्रबल अम्ल और दूसरे दुर्बल अम्ल। इस इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे बोलेंगे वीक एसिड। तो मैंने कहा था इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे हैं जो जल में घुल करके H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन देते हैं। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल लेऊं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, इसको मैं जल में घोलूं तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव जल के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, क्या बताया था, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो यहां क्या बचेगा, Cl नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं CH3COOH का, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या नाम होता है इसका, एसिटिक अम्ल। और इसको जल में घोलें तो यहां से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, वो जुड़ जाएगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। तो यहां क्या बचेगा, एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव। ठीक है, मैंने दो एग्जांपल लिए HCl और CH3COOH का। अब देखो दोनों ही अम्ल हैं, HCl की जितनी मात्रा लेंगे अपन और जल में घोल लेंगे, जितनी मात्रा लेंगे वो पूरी की पूरी इस प्रकार से आयनों में टूट जाएगी। मीन्स इसका क्या हो गया, पूर्णतः वियोजन या आयनन हो गया। और यहां पर एसिटिक अम्ल की जितनी मात्रा लेंगे ना तो उसका कुछ भाग ही इस प्रकार से आयनों में टूटता है, कुछ भाग यहां रह जाता है। मीन्स यहां क्या नहीं होता, बी पूर्णतः वियोजन नहीं होता है, पूर्णतः वियोजन नहीं होता है। तो इस आधार पर आर्नियस ने अम्लों के दो ग्रुप बना दिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो वे अम्ल जिनका जल में पूर्णतः वियोजन हो जाता है उनको तो इन्होंने क्या कहा भाई, क्या कहा, प्रबल अम्ल। और वे अम्ल जिनका जल में पूर्णतः वियोजन नहीं होता है उनको इन्होंने क्या कहा, क्या कहा भाई, दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार से आर्नियस ने बेस या क्षार को भी दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से,
एक तो प्रबल क्षार और दूसरे दुर्बल क्षार। इनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या हो जाएंगे, वीक बेस। अब प्रबल क्षार किसे कहेंगे और दुर्बल क्षार किसे कहेंगे, इसके लिए मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जल में घोलें तो इसका पूर्णतः वियोजन हो जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में। मीन्स NaOH का यहां पर क्या हो रहा है, पूर्णतः वियोजन हो रहा है। और ये क्षार है क्योंकि OH नेगेटिव आयन दे रहा है। क्षार जिनका पूर्णतः वियोजन हो जाता है आरएनएस के अनुसार, वो क्या होंगे भी, प्रबल क्षार हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपन सेकंड एग्जांपल लें NH4OH का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम जल में घोलें तो इसका वियोजन NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स में हो जाएगा। लेकिन यहां NH4OH का पूर्णतः वियोजन नहीं होता है, पूर्णतः वियोजन नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी जैसे अपन मात्रा लें 5 ग्राम जल में घोला तो जैसे 2 ग्राम आयनों में टूट जाए, 3 ग्राम यहां रह जाए, तो पूर्णतः वियोजन नहीं हुआ ना। तो ऐसे क्षारों को आरएनएस ने दुर्बल क्षार कहा था। क्या कहा था, दुर्बल क्षार। तो देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, इनका पूर्णतः वियोजन हो जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल है या फिर कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, उनका पूर्णतः वियोजन नहीं होता तो उन्हें क्या बोल देंगे अपन, दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो उनका पूर्णतः वियोजन हो जाता है, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार। इसी कड़ी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उनका पूर्णतः वियोजन नहीं होता है तो उनको क्या बोला जाएगा, दुर्बल क्षार बोला जाएगा। ठीक है, तो आज हमने स्टडी की है आरएनएस कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आएगा उसकी स्टडी अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।